हम वैसे ही सोचते हैं जैसे पहले सोचते थे, अभी बदल नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अभी हमने शुरू में चर्चा की थी, संजय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, मैं भी यही कह रहा था कि जीती हुई बाजी हारी है कांग्रेस ने। मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस की सरकारों को रिजेक्ट किया लोगों ने, मैं तो कहा कि बल्कि वो जीत सकते थे, उनको हार गए कांग्रेस। वो तो खैर अलग इशू है कि किस, और ये बड़ा मुद्दा है, ये ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि आप जो जीत सकते थे वहां भी आप हार गए। आप हार रहे होते स्टेट को और उसको लड़ाई लड़के भी हार जाते तो समझ में आती है बात, लेकिन आप जीती हुई बाजी को भी हार रहे हैं, तो ये ज्यादा गंभीर मुद्दा। अब बात करते हैं इश्यूज की। इश्यूज की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इश्यूज के साथ आपका कन्विक्शन क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है। अब जैसे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, आपने रिजर्वेशन की बात की। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जातिगत जनगणना या रिजर्वेशन इश्यू नहीं है। ये बड़ा इश्यू है हिंदुस्तान की राजनीति में। जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन या जाति की राजनीति बड़ा इशू है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास वो कन्विक्शन नहीं है कि वो लोगों को भरोसा दिला सके कि वो इसकी लड़ाई लड़ रही है। उसके पास वो कमिटमेंट नहीं है, समझे। और अगर ये इशू नहीं होता तो आरएसएस प्रमुख जो है वो ये बात अपने 2015 से बदलकर यहां नहीं आ जाते कि जो 2000 साल हम लोगों ने जुल्म किया है वो अगले 200 साल भी जो है हम आरक्षण के साथ चलेंगे। इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना या आरक्षण एक बड़ा इशू है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से पहले विश्वकर्मा योजना का ऐलान करना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जातिगत जनगणना और आरक्षण एक बड़ा इशू है। इसलिए ये मत कहिए कि जातिगत जनगणना इशू नहीं है, लेकिन आप वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप वो कन्विक्शन ही पैदा नहीं कर पा रहे, आप ये कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, आप मुझे ये भरोसा नहीं दिला पा रहे कि ये जो है, क्योंकि आपको तो अभी समझ में भी नहीं आया शायद वो इशू। आप जातिगत जनगणना पर लड़ते तो उस दिन लड़ना था जब स्पेशल सेशन हुआ और महिला आरक्षण बिल पर इस सरकार ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। उसको कानूनी पहल पर मत जाइए कि वो होता कि नहीं होता। आप तो वो लड़ाई लड़ते हैं, आपने वो लड़ाई नहीं लड़ी। तो जब भी मौका आएगा लड़ने का, आप खड़े हो जाते हैं नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार बिहार में ये फैसला कर सकते हैं तो कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं ये फैसला करती कि जातिगत जनगणना का सर्वे हम लोग जाति सर्वे करवा लेते? क्यों नहीं अशोक गहलोत सरकार ने ये फैसला किया? क्यों नहीं भूपेश बघेल सरकार ने ये फैसला किया? इसका मतलब आप न तो ये कमिटमेंट आपका है, न कन्विक्शन है, और न ये आप भरोसा दिला पा रहे। तो इश्यूज तो बहुत सारे मिल सकते हैं, और इश्यूज का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग आपके इश्यू से सहमत हों। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इश्यू हिंदुत्व है। क्या हिंदुस्तान पूरा का पूरा ये 140 करोड़ लोग हिंदुत्व के इशू से सहमत हैं? आज 40% वोट मिल रहा है, तब भी मतलब 60% लोग तो सहमत नहीं है ना। लेकिन पार्टी का कमिटमेंट है, पार्टी का कन्विक्शन है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे के साथ चलेंगे, और उनके कन्विक्शन ने हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया। जो पार्टी, जो देश एक सेक्युलरिज्म के और एक कहना चाहिए माइनॉरिटी के साथ, वोटिंग पैटर्न के साथ, पॉलिटिक्स के साथ चल रहा था, वहां का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया, और अब आपके लिए माइनॉरिटी अनटचेबल हो गए। आपके लिए मतलब हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स के लिए। और जहां माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटों से कांग्रेस और क्षेत्रीय दल राजनीति करते थे, वो माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटों पे 60% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन उसका कन्विक्शन है कि वो हिंदुत्व के साथ चलना चाहती है। आप गाली देते रहे, आप नाराज होते रहे, लेकिन जो साथ हैं वो खड़े हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। आज आप मुझे बता सकते हैं, या हमारे सब लोग विद्वान पैनल वाले लोग हैं, क्या बता सकते हैं कि आज कांग्रेस की विचारधारा क्या है? मेरा ये सवाल किसी दिन आप पूछिएगा कांग्रेस के नेताओं से कि आज वो किस विचारधारा के साथ, क्या वो सेक्युलरिज्म के साथ चल रहे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज के साथ चल रहे हैं, क्या वो पिछड़े और दलितों के साथ चल रहे हैं, क्या वो आदिवासियों के, कोई इशू ही नहीं है। क्या वो राष्ट्रवाद के साथ चल रहे हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं? तो कांग्रेस आज आइडियोलॉजी लेस, या कह लें कि आइडियोलॉजी का एक जो दिग्भ्रम है वो कांग्रेस के पास है। तो जब आपके पास कोई इशू नहीं है खुद के पास, तो आप लड़ेंगे किस पर? आप किस पर लड़ना चाहते हैं? आप अडानी पर लड़ना चाहते हैं, और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को मना नहीं कर सकते कि भैया इनको टेंडर मत दो, इनको काम मत दो। और वो भारतीय जनता पार्टी उस इशू को ले उठ पड़ती है कि 60,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत सरकार ने प्रोजेक्ट दिए हैं और 40,000 करोड़ भूपेश बघेल सरकार को दिए। तो इसका मतलब आपका कनेक्शन क्या है? ये क्यों नहीं राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार को कि अडानी को कोई प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए? बताइए, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो।
ये सबसे बड़ा आपके सवाल पास है। इशू है, लेकिन आप खुद उसके लिए आपका कन्विक्शन नहीं है। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा ही सवाल यही था। जैसे मान लीजिए आपने जाति वाला इशू हाईजैक कर ही लिया था नीतीश जी से, वो ओरिजिनली तो वही लेके आए बेचारे, आपने हाईजैक कर लिया, तो आप उसके साथ कन्विक्शन के साथ खड़े होते और आपके एक्शन में दिखता। अब आप ये इंतजार करेंगे कि जब सरकार आई हम तब करेंगे, तो फिर लोगों का भरोसा कैसे बनेगा? संजीव जी, क्या आइडिया के इशू है कि आपको समझ में आता है कांग्रेस का आइडिया क्या है, वो किस थॉट प्रोसेस के तहत काम करती है, जिसको मैं हमेशा अपने शो में कहता हूँ कि एक थ्रेड आपका होना चाहिए, उस थ्रेड के इर्द गिर्द आप अपनी फ्री बीज और ये सब चीज़ें बुनते हैं, लेकिन वो आपका बेसिक थ्रेड क्या है जिस पर आपको फैसले लेने में दम हो कि ताकत है मेरे पास, मैं इस पर फैसला लूंगा, कोई राज हो या नाराज हो। 1947 से लेके अब तक उसकी आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है। उसकी आइडियोलॉजी वही है। उसकी आइडियोलॉजी ये है कि भाई ये एक समुंदर है जिसमें सब नदियां आके मिले। तो वो इसके भी हैं, उसके भी हैं, फलां के भी हैं, ढिकाने के भी हैं, गरीब के भी हैं, अमीर के भी हैं, थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर भी हैं, थोड़ा सेंट्रिस्ट भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ क्या हो गई कि कारवां निकल गया, गुबार देखते रहे। भाई समय तो बदल गया, अब समय तो एकदम खारी पॉलिटिक्स का आ गया। जैसे अभी विजय कह रहे थे कि वो तो हिंदुत्व का झंडा उठाए खड़े हो गए, उसके साथ उन्होंने विकास और राष्ट्रवाद जोड़ दिया है, लेकिन वो सब एक्चुअली हिंदुत्व के एक तरह से रेनबो के अंदर ही सब बातें हैं, ये राष्ट्रवाद और ये सब। तो वो एक झंडा छोर पकड़े खड़े हो गए। अब कांग्रेस की समझ नहीं आ रहा वो कौन सा छोर पकड़े। अगर वो सेक्युलरिज्म का बहुत जोर से छोर पकड़ती है तो उस पे ये छद्म, सीडो सेक्युलर और मतलब और 10 उस पे लगते हैं। तो एक्चुअली कांग्रेस रडरलेस हो गई आइडियोलॉजी के ब्याह पे कि किसी भी मुद्दे पे आप सॉफ्ट हिंदुत्व भी करना चाहते हैं, माइनॉरिटी के साथ भी खड़े रहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चौड़े में नहीं बोलते कि यार ये हिंदुत्व बकवास है बीजेपी का, हमें नहीं चाहिए। तो जैसे अभी वो कह रहे थे सज्जन जी शायद कि भाई आप जेएनयू की विचारधारा से गाइडेड होते हो, मैं कहता हूं किसी भी विचारधारा से गाइडेड हो, लेकिन एक निश्चित खूंटे से बंध के तो खड़े हो। अगर उसको उसके साथ डूबना भी, डूब तो आप ऐसे भी रहो। अगर आपका यही टारगेट है कि हम 45 से 52 होंगे और 52 से 70 हो जाएंगे, तो ऐसे तो 5-7 चुनाव लग जाएंगे आपको 150-200 पे पहुंचते हुए। तो वो कोई टारगेट नहीं। तो आपको जिस भी आइडियोलॉजी के साथ डूबना है, सिंक करना है या स्विम करना है, एक तो उसके साथ खड़े हुए। दूसरी चीज, संजय जी आप बिल्कुल सही बात कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार प्रचार में तो कांग्रेस की कोई कमी नहीं थी। अशोक गहलोत ने जैसे प्रचार की सुनामी की है, इतनी जबरदस्त और ठीक ठाक इफेक्टिव प्रचार हुआ। अब उनके पास मोदी जी की बातें और मोदी जी की शक्ल नहीं थी, तो अशोक गहलोत भी क्या कर ले। उस तरह से बघेल भी किसी से पीछे नहीं थे, और कमलनाथ ने भी अच्छे पैसे खर्च किए। इनफैक्ट सबसे कम प्रचार प्रसार तो तेलंगाना में हुआ जहां वो जीत गए, क्योंकि बीआरएस के मुकाबले रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सक्षम थी, पुरानी पार्टी है, लेकिन उनके मुकाबले वहां बहुत कम संसाधन थे। यहाँ पे तो 2 जगह तो सरकार ही थी आपकी। तो आप नवंबर के अक्टूबर मिडिल तक तो आप सरकारी विज्ञापन ही चलाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जेब से पैसे लग ही नहीं रहे थे, तो धुआंधार प्रचार हो रहा। तो प्रचार की कमी को मैं नहीं मानता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो इसलिए नहीं हो सकती भाई कि जब आपके पास फॉर्म आपकी खुद के माइंड में वो धुंध है कि आप क्या हो, तो आप उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो पहले मुझे तो स्पष्टता हो कि मैं आपके सवाल का नीरज क्या उत्तर दूंगा, तभी तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। अगर मैं ही कंफ्यूज हूं कि सवाल क्या है और मैं जवाब क्या दूं, तो वो स्थिति कांग्रेस की है कि वो क्या बोले। और सबसे बड़ी समस्या अब है, अब आप जितने भी पोस्टमार्टम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे ये तो वो चुनाव था जिसमें कि मोदी का चेहरा दाव पे नहीं लगा हुआ था, तब तो आपकी ये गति बन गई। अब अगले लोकसभा चुनाव में तो सीधे सीधे मोदी प्रधानमंत्री के लिए लोग वोट कर रहे हैं, अब आप उसका कौन सा तोड़ निकाल लोगे। तो बड़ी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, न सिर्फ कांग्रेस के सामने बल्कि विपक्ष के सामने। और उनकी सिर्फ उम्मीद ये है कि कैसे वो थोड़े बहुत जो रीजनल फोर्सेस हैं वहां के, भाई MY वोट बिहार का, कहीं की कोई कॉम्बिनेशन, कर्नाटक में ये हो जाए, तो कर्नाटक में भी जेडीएस और बीजेपी मिलके अब 50% पार है उसका वोट। मतलब इन द सेंस कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे से तो आप कभी उम्मीद न रखें नीरज जी कि हम कोई ऐसा गुरु मंत्र दे सकते नहीं, नहीं 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 सर, हम लोगों का गुरु मंत्र, आप लोगों गुरु मंत्र सुनेंगे भी नहीं, ये तो मुझे भरोसा है कि सुन भी ले तो मैं उनसे पहले कह दूंगा हमें मत सुनिए, हमें नहीं मालूम क्या करना चाहिए आप। लेकिन तो जो ये आप कर रहे हैं जी, उससे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो कहता हूं जो भी कर रहे हो आप हटाओ ना इन सबको। अशोक जी से क्षमा मांगता हूं,
हटाओ अशोक गहलोत को, बनाओ सचिन पायलट को, किसी और, जैसे अब राजस्थान में चर्चा चल रही है हरीश चौधरी सचिन पायलट का कॉम्बिनेशन होगा। आपको जो भी करना है निर्णायक ढंग से कीजिए। सर देखिए कई बार क्या होता है नहीं कर सकते वो। संजीव जी, ईमानदार होना अच्छी बात है, ईमानदार दिखना भी चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है वो करते हुए एक्शन आपका दिखना चाहिए। नहीं। बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये कि अब एकदम टाइम है। बहुत देर से हम सब एक ही बात अलग अलग अंदाज में कह रहे हैं। बिल्कुल दिखना चाहिए, ईमानदार हो तो ईमानदार दिखना भी चीज में क्या है, मुद्दा हो तो मुद्दे के साथ खड़े रहना चाहिए, है ना। नहीं संजीव जी, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मान लीजिए उनके मन में कुछ चल भी रहा है, तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस समय कमलनाथ जी को और गहलोत जी को दूसरी भूमिकाओं में डालने का बिल्कुल सही समय। अभी वो चुनाव हारे तो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। आप उनको 6 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आप वो उस समय को आप गंवा रहे हैं। नहीं कर पहलू है इसका भी दूसरा पहलू है कि भाई कुछ भी कहो राजस्थान में, मतलब मैं मानता हूं कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट थी जिसमें सब मान रहे थे कि बीजेपी का टर्न है और बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत ने 69 सीट लाए। अब वो ओपीएस स्कीम कोई मैटर नहीं करती, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सरकारी कर्मचारी का एक ब्लॉक है जो वोटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अशोक गहलोत जी तो आज तक कहते हैं कि मैं 2003 में तो कर्मचारियों ने हरवा दिया मुझे, मैंने उनकी हड़ताल की मांगे नहीं माने। तो आखिर हम इस बहस में ना पड़े, लेकिन अब आप अशोक गहलोत को इस समय नाराज करो तो रही सही कसर वो लोकसभा चुनावों में निकलवा दे। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है क्योंकि खुद में जान नहीं है केंद्रीय नेतृत्व में, तो जब तक खुद में जान नहीं होगी वो किसी दूसरे में क्या जान फूकेंगे, संजीवनी कहां से लाएंगे भाई। पहले खुद को, और शक्तिशाली बन नहीं सकते। तो बीजेपी में इस समय मोदी जी इंदिरा गांधी का अवतार इंटू 10 बने हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 सर चल रहा है। संजय जी बना दो, घुमा फिरा के देखिए, बात वहीं पे आ गई कि प्रॉब्लम वहीं पे है कि डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल लीडरशिप में। इंडिया एक फ्यूडल स्टेट है। हमारी मानसिकता बाय एंड लार्ज हम व्यक्ति पूजन में विश्वास रखते हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पे रीजनल लीडर, केंद्रीय लेवल पे केंद्रीय लीडर। कांग्रेस के पास न कोई चेहरा केंद्र में ऐसा संजय नहीं। जी अच्छा, जैसे देखिए जो इश्यूज वाला है ना, उसमें कन्विक्शन बड़ा मैटर करता है। एक तरफ आप केंद्र में हिंदुत्व वीर सावरकर पे राहुल जी पोजीशन ले लेते हैं, और इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की दूसरी पोजीशन हो जाती है, शिवसेना उनका जो सहयोगी उसकी दूसरी पोजीशन हो जाती है। तो फिर आप अपने आप को डाइल्यूट कर लेते हैं। फिर समझ में नहीं आता। अब स्टालिन के लड़के के बारे में जो बयान आता है उस पर आप कुछ बोलते नहीं, कहते वो उनका निजी विचार हो सकता है। मैं बहुत डेमोक्रेसी में रह रहा हूँ, तो डेमोक्रेटिक परिणाम आपको मिल गए 2-3 राज्यों के चुनाव में। संजय जी ये कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल आपने देखिए, अगर हम कहें कि आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर आप देखें चुनाव में जो एक तरह से स्टैंड कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में लिया, वो बिल्कुल कांग्रेस की कहीं आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता। वो तो बिल्कुल हिंदुत्व, क्या सुपर हिंदुत्व की लाइन ले रहे थे। तो एक तरह से आप कहें तो मतलब एज एन चुनाव विश्लेषक, एनालिस्ट, इवन वोटर, हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कांग्रेस करना क्या चाहती है। बीजेपी को अगर बात कर देना है, बीजेपी को हराना है, तो हम कहते हैं ना उनके पिच पे जाके खेलो, लेकिन आप उनके पिच पे तो जाकर के स्लिप कर जाते हैं, उनकी पिच पे खेल नहीं पाते। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब वो स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही है, जनता तक जा नहीं रही है बात। और जिस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगा, कम्युनिकेशन का अभाव है। ऐसे मुद्दे तो हैं, लेकिन आप उसको भुना नहीं पा रहे हैं, उसको जनता के बीच में उन मुद्दों, एक तरह से कहें कि उन मुद्दों से जनता को एक तरह से वाकिफ नहीं करा पा रहे। आप ये कहें, अगर हम कहें कि बेरोजगारी और महंगाई का बड़ा मुद्दा है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस पर फेल रही है। अगर इन तीन राज्यों के चुनाव को भी देखें, चारों को देखें, 3 राज्यों में जहां बीजेपी जीतती है, ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में लोगों की एंग्जाइटीज नहीं है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके है एंग्जाइटीज, लेकिन अब पता नहीं, कांग्रेस जब प्रचार करती है तो इन मुद्दों पर लोग वोट नहीं करते। वोट देने का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। आप जिसका जिक्र किया गया, हिंदुत्व का मुद्दा हो या हिंदुत्व से बढ़कर मुझे लगता है नेशनलिज्म, और इन चुनाव में तो बहुत सीधा सीधा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे को सामने किया और उनके चेहरे पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। तो मुद्दे का अभाव, तो मुझे अभी भी लगता है कि मुद्दे का अभाव उस सेंस में दिखाई पड़ता है कि अभाव है। कांग्रेस उसको मुद्दों को मुद्दा नहीं बना पाती। सज्जन कुमार जी, फेस भी एक बड़ा इशू है। फिर लोग, हम जब भी ये सवाल उठाया था तो लोग कहते हैं कि 2003 के चुनाव आप याद करिए, कोई फेस नहीं था उस समय, और शाइनिंग इंडिया हार गया था। वो जीत गई थी कांग्रेस लेड यूपीए, या बाद में जो भी बन गई। तो
मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है हमेशा कि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक उदाहरण मिलते हैं, सरकार अलटती पलटती है, कहीं पे कंटिन्यू कर जाती है, जैसे उत्तराखंड में कंटिन्यू कर गई, यहाँ कंटिन्यू कर गई है, पिछली बार नहीं हुई थी। इफ्स एंड बट्स के साथ बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं, लेकिन जो इश्यूज खड़े होते हैं कि आपके एक्शंस में वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कन्विक्शन दिख रहा है, लीडरशिप की पावर दिख रही है। हार जीत एक पार्ट एंड पार्सल है किसी भी इलेक्शन का, लेकिन आप एक इशू के साथ खड़े रहे। बीजेपी 50 साल तक सत्ता से बाहर ही थी ना, जिस भी फॉर्म में वो रही, बहुत देर में उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन अपना आइडिया नहीं छोड़ा उन्होंने। अब जैसे अभी बहुत सारे आपको एनालिस्ट से कहते हुए मिलेंगे कि राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है साहब। अब ये ऐसे भी नैरेटिव्स बनाए जाते हैं और कांग्रेस झांसे में आ जाती है। अभी 22 तारीख के बाद देखिएगा कि क्या मुद्दा बनता है। तो कन्विक्शन इश्यूज को समझना, वोटरों की नब्ज समझना, इन सब में चूक रही क्या कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस में अगर आप देखें शीर्ष नेतृत्व जो सेंट्रल लीडरशिप है और जो स्टेट लीडरशिप है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है एक पार्टी की। दोनों में आपको बहुत कम सामंजस्य दिखेगा। जो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है, चाहे वो गहलोत साहब हो, भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, ये रियलिस्टिक पॉलिटिशियंस हैं। ये कम से कम ग्राउंड का फीडबैक लेते हैं और कोशिश करते हैं। उसमें कमलनाथ उतने कैरिज्मेटिक नहीं है रिलेटिवली, भूपेश बघेल और गहलोत साहब में थोड़ा ज्यादा करिश्मा था, लेकिन फिर भी ये लेते हैं। इसलिए इन्हें लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको ये निश्चित तौर पे बीजेपी को क्लियरली वॉक ओवर नहीं देना चाहते। साथ में इन्होंने किसान का भी मुद्दा उठाया, साथ ही इन्होंने सरकारी कर्मचारी, उसी तरीके से पिछड़ों का मुद्दा उठाया, तो मुद्दे ठीक थे। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि जब स्टेट लीडरशिप एक ग्राउंड से फीडबैक लेके जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहां पे कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी एक अलग सोच है। और यहां पे मैं कहूंगा उसकी सोच क्या है कि शीर्ष नेतृत्व आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ज्यादा बंधा हुआ, व्यवहारिकता में कम है। तो वो उसमें आप देख लें, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कल के डेट में आप कल्पना करें कांग्रेस अगर सरकार में आ जाती है इस देश में, तो जो शीर्ष मंत्री बनेंगे उनमें 90% ऐसे हैं जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन आप देखेंगे पूरी कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का एजेंडा क्या होना चाहिए, ये सब के सब वो लोग तय कर रहे हैं। और उनकी इंस्टीट्यूशनल पकड़ है, अच्छे अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, बढ़िया मीडिया में, एनजीओज में इनकी पकड़ है। तो नैरेटिव और ये काफी डोमिनेट कर देते हैं। इको चैम्बर बहुत ही ज्यादा शोर करता है। अब वो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जाता है। बीजेपी में क्या है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व जो है वो कमजोर हो सकता है अपने पॉपुलैरिटी में या रिसोर्स में, लेकिन वो एक दिशा में एजेंडे को तय करता है, एक दिशा में मुद्दे को सपोर्ट करता है। कांग्रेस में कमलनाथ जी जो हैं बागेश्वर धाम का बैठक करवा रहे हैं और उधर जो है स्टालिन साहब इंडिया अलायंस में कुछ और दे रहे हैं और उस पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी के लड़के उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी समस्या है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक वैचारिक तौर पे वो चुनाव को एक विचारधारा की लड़ाई बना दी है, और वो विचारधारा एक इको चैम्बर की विचारधारा है। भारतीय समाज का जनमानस जो है वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव कोई बुरी चीज नहीं है। कंजर्वेटिव का मतलब है कंजर्व करो, जो आज की स्थिति में है उसमें अच्छी बातें भी हैं। यहां पे है क्या कि अपने हिसाब से हर चीज को बदल दो, केवल इसलिए कि वो प्रगतिशील आपके हिसाब से है। तो उस तरीके से आप देखिए कि राहुल गांधी जो है यहां पे एसेट नहीं हो सकते, और एसेट तो आप नहीं है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में देखिए कितना बड़ा फर्क है। गांधी ने भारत यात्रा की, उसको एक नाम दिया कि वो समझने के लिए कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने 1983 में भारत यात्रा की, उसका नाम भारत यात्रा था। आप क्या करें, भारत जोड़ो यात्रा। आपको एजेंसी किसने दी कि आप जोड़ सकते हैं? तो ये जो है ना कि पैराशूटिंग होती है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है आपका परमानेंट रहता है, समाज में आपका सरोकार है या नहीं है। तो ये जो अहंकार है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, या जो कहते हैं वामपंथियों में कि एक वैंगार्ड माइंडसेट है कि आप एनलाइटेंड लीडरशिप हैं और समाज में जो है वो पोटैटो हैं, आलू है लोग जिसको आप बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये चीज है कि थोड़ी सी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। बीजेपी का फीडबैक मैकेनिज्म देखिए, उसमें आप जरूर देखिए कि किस तरीके से फीडबैक लेके उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि वो आज हेजेमोनिक पार्टी है। और इसीलिए मेरा आज भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जो है उसके बावजूद कांग्रेस का 40% के आसपास हर जगह वोट है, वो कहीं भी कारक नहीं है इसका। ये चीज समझ लेनी चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल जो भी चर्चा से निकल गया रहा, उसको साथ ही ये कि कैसे डील करेंगे ये अपने अलायंस पार्टनर जो उन्होंने बनाए INDI के। ब्रेक के बाद इस पर हम बातचीत करेंगे। एक सवाल ये भी कि जैसे मोदी जी ने, स्पेशली मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक डायरेक्ट कनेक्ट बना लिया है पीपल के साथ, और वो डायरेक्ट कनेक्ट उनको इतने
फीडबैक मिलते हैं उससे वो उनको फैसले लेने में मेरे ख्याल में शायद मदद मिलती है, तभी वो बड़े मजबूती से फैसले लेते हैं। और उनके फीडबैक के बहुत सारे चैनल हैं, उसमें तरह तरह के एजेंसीज और उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 36 तो सहयोगी संगठन ही होंगे। तो जो फीडबैक मिलता है उसमें बहुत सारे बीच के पहलू हटा दिए गए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं।